लास्ट क्लास में हमने क्रेडिट फॉर रिकवरीज या स्क्रैप वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से लिख लिया था और समझ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है अपने 14th आइटम से, जिसका नाम है पैकिंग कॉस्ट। तो लिखिए 14th आइटम, पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट ब्रैकेट में प्राइमरी, और इसे हाईलाइट कर लेना। तो लिखते हैं पहले, लिखिए इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ पैकिंग which is which is essential to hold, which is essential to hold and preserve the product for its use by a customer, by a customer। एक और पॉइंट, it means, it means the primary packaging, it means the primary packaging is necessary to maintain quality। लिख लीजिए पहले, लिख लिया। तो 14th आइटम कह रहा है पैकिंग कॉस्ट। कौन सी वाली पैकिंग? प्राइमरी पैकिंग। अब सबसे पहली बात, प्राइमरी पैकिंग क्या होती है और सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ट्यूब है, टूथपेस्ट की ट्यूब है, तो टूथपेस्ट की ट्यूब कैसे होती है? ऐसे। तो ये तो टूथपेस्ट की जो ट्यूब है, ये क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग। और इसके ऊपर एक कार्टून सा आता है, कार्डबोर्ड सा, वो क्या होता है? सेकेंडरी पैकेजिंग। जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, और जो उसके ऊपर बॉक्स से आता है कार्डबोर्ड, वो सेकेंडरी है। तो वही, कौन सी पैकिंग कॉस्ट? प्राइमरी वाली पैकिंग की कॉस्ट। जो ट्यूब है उसकी कॉस्ट की बात हो रही है। इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ पैकिंग, ये पैकिंग की कॉस्ट है। विच इज एसेंशियल्स टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को होल्ड और प्रिजर्व करने में बहुत ही जरूरी है। क्यों? ताकि वो यूज कर सके कस्टमर। इट मीन्स, इसका मतलब है क्या? प्राइमरी पैकेजिंग इज नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी। अगर हमको मेंटेन करने क्वालिटी, तो प्राइमरी पैकेजिंग बहुत जरूरी है। तो 14th आइटम तो ये था, प्राइमरी पैकेजिंग और उसकी कॉस्ट। अगर कोई कॉस्ट होगी तो इस वाले आइटम में लिख देंगे। तो अब लिखिए 15th आइटम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 15, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसे हाईलाइट कर लेना। तो लिखते हैं पहले, लिखिए इट रिप्रेजेंट्स, लिखिए इट रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट of producing the finished goods, of producing the finished goods। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है?
ये टोटल कॉस्ट है, मतलब जितनी भी कॉस्ट है जो भी हम नीचे लिखेंगे उनको जोड़ जाए टोटल कॉस्ट आ जाए। किसकी टोटल कॉस्ट? फिनिश्ड गुड्स की। जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड्स है, उसको प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट। किसकी प्रोडक्शन की? फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन की। अब ये कैसे निकलेगी टोटल कॉस्ट? तो इसका फॉर्मूला है जो कि हमने कॉस्ट शीट का जब फॉर्मेट लिखा था तब भी लिखा था। तो लिखिए, सबसे पहले वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट क्या होती है हमने पढ़ लिया अच्छी से डिटेल में। फिर उसमें प्लस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। उसके बाद डिडक्ट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्रैप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, स्क्रैप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और प्लस करेंगे उसमें प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट लिख लीजिए। तो ये क्या कह रहा है? अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? ऐसे कैसे निकलेगी? वर्क्स कॉस्ट में प्लस करेंगे हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले, स्क्रैप माइनस करेंगे और प्लस करेंगे उसमें प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, जो भी प्राइमरी वाली पैकेजिंग कॉस्ट होगी। तो हमने वर्क्स कॉस्ट भी पढ़ लिया, क्वालिटी वाला भी पढ़ लिया, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट भी पढ़ लिया, एडमिन भी पढ़ लिया, स्क्रैप भी पढ़ लिया और प्राइमरी भी पढ़ लिया। तो इनको प्लस कर लेंगे और उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद लिखिए 16 आइटम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ही था। उसके बाद 16 आइटम ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स क्या है? लिखिए पहले, इट रिप्रेजेंट्स, it represents the cost of, it represents the cost of closing finished goods of previous period, that means, that means which is existing as on first day of the relevant period, first day of the relevant period। उसके बाद its value is, its value is usually given by the question, given by the question। तो अब ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स क्या है? ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स क्या है? हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी पढ़ा था, वर्क इन प्रोग्रेस भी पढ़ा था, वही सेम। तो जो कॉन्सेप्ट वर्क इन प्रोग्रेस का था वही सेम कॉन्सेप्ट फिनिश गुड्स का है। मतलब पहले समझते हैं, अगर हमको कॉस्ट शीट बनानी है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो ये इसका ओपनिंग हो गया,
अगर हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपनिंग फिनिश गुड्स हो गया, और 30 अप्रैल को हमारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स हो गया। अच्छा, अभी ओपनिंग फिनिश गुड्स आया कहाँ से? पिछले मंथ का, मतलब 31 मार्च का कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड्स रह गया हुआ है यहाँ पे। अगर 31 मार्च को कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड्स रह गया है तो वही तो जाके अगले दिन ओपनिंग फिनिश गुड्स बन जाएगा ना। तो यही कि अब क्या लिखा है ऊपर पढ़ते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स क्या है, ये चीज क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ प्रीवियस पीरियड। तो ये हमारा रेलिवेंट पीरियड हो गया और ये हमारा प्रीवियस पीरियड हो गया। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स क्या है? कॉस्ट है क्लोजिंग वाले की ऑफ द प्रीवियस पीरियड which is existing on a first day of the relevant period, जो कि हमारे रेलिवेंट पीरियड के फर्स्ट डे पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इट्स वैल्यू इज यूजुअली गिवन बाय द क्वेश्चन। तो जनरली क्या होगा, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होगी। लेकिन समझ गए ना कि ओपनिंग फिनिश गुड्स कहाँ से आया? प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग होगा, वही अगले दिन जाके जो है हमारा ओपनिंग बन जाएगा। उसके बाद अब ओपनिंग फिनिश गुड्स हो गया, तो उसके बाद क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखिए। नेक्स्ट 17th आइटम, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। लिखते हैं पहले। इट रिप्रेजेंट्स it represents the cost of closing it represents the cost of closing finished goods of the relevant period। आपको वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी सेम याद आ गया होगा, ऑफ द रेलिवेंट पीरियड। तो पहले इतना समझते हैं कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, कि ये रेलिवेंट पीरियड का ही कॉस्ट है ऊपर क्लोजिंग फिनिश गुड्स की। मतलब रेलिवेंट पीरियड क्या होता है? रेलिवेंट पीरियड क्या होता है? रेलिवेंट पीरियड वही तो होता है जो हम जिस पीरियड में हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो ये हमारा रेलिवेंट पीरियड हो गया। तो अब जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे बच गया, उसकी कॉस्ट ही क्या है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट है, ये दे रखा है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इट्स वैल्यू its value is not given its value is not given by the question, is not given by the question, and is to be and is to be found by us। मतलब इसकी वैल्यू क्वेश्चन नहीं देगा, किसी क्वेश्चन में देगा, किसी क्वेश्चन में नहीं देगा, और हमको फिर इसको खुद निकालना पड़ेगा जिसमें नहीं देगा। लेकिन ओपनिंग की तो उसने दे रखी थी। हमने क्या लिखा ओपनिंग पर? इट्स वैल्यू इज यूजली गिवन बाय द क्वेश्चन। ओपनिंग की तो वो वैल्यू दे देगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में वो है क्लोजिंग की वैल्यू नहीं देगा, तो फिर हमको निकालनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे निकालते हैं। डैश डालिए। कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से निकालेंगे, मतलब फीफो मेथड से निकालेंगे। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मतलब फीफो मेथड। और सेकंड वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो इन दोनों की मदद से, इन दोनों मेथड्स की मदद से हम क्या निकालेंगे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालेंगे।
फिलहाल हम पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं सबके। तो देखिएगा अपने को हमने क्या टॉपिक लिखा है, कॉस्ट शीट आइटम्स। कॉस्ट शीट आइटम्स पे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं हम। तो हम सारा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं आज। उसके बाद जो है, जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स का कैसे निकालें इसकी वैल्यू, फिर हम उसमें समझ लेंगे। तो फिलहाल इसमें ये लिख लेना कि इस मेथड से जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद 18th आइटम, 18th आइटम लिखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि जो हमने गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो देखते हैं कैसे निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखिए पहले, इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स, द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड which have been sold, which have been sold मतलब जो गुड्स बिक गए हैं, सोल्ड हो चुके हैं, उन गुड्स की कॉस्ट निकालनी है हमको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कैसे निकलेगी, अभी हमने ऊपर क्या निकाला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था। अभी हमने 15th आइटम में क्या निकाला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था। हाँ निकाला था। फिर तो उसमें प्लस करना है क्या, उसके बाद वाला आइटम 16th आइटम, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, और माइनस करना है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिख लीजिए। अब नेक्स्ट इसी के अंदर लिखना है अब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो कैसे निकलेगा। ठीक, ये तो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गए उनकी कॉस्ट। लेकिन अब हम क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लिखे पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया तो हम निकाल लेंगे उसको। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि बिक गए उनकी कॉस्ट। लेकिन इसमें क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो कि सेल हो सकते हैं और अवेलेबल है सेल होने के लिए, तो उनकी कॉस्ट। अब देखिए, अब कौन कौन से गुड्स जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, कि कौन कौन से गुड्स को हम सेल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हमने प्रोड्यूस करें उनको तो सेल करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे रफ में देखिए, जो हमने प्रोड्यूस करे हैं वो सेल कर सकते हैं, वो अवेलेबल है ना सेल होने के लिए। तो जो प्रोड्यूस करें हमने गुड्स वो सेल हो सकते हैं। प्लस अगर कोई प्रीवियस पीरियड का, अगर कोई प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक हमारे रेलिवेंट पीरियड में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो अगर पिछले का बच जाए और हमारे इस वाले पीरियड में आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो अगर ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स भी कुछ बचा है, अगर ओपनिंग फिनिश गुड्स भी बचा है तो वो भी बेच देंगे ना। एक बार देखिए नीचे, ये प्रीवियस पीरियड हो गया, ये हो गया रेलिवेंट पीरियड, मतलब कि जिस रेलिवेंट पीरियड को मालूम है जिसमें कॉस्ट शीट बन रही है। अब कौन कौन से गुड्स जो है इसमें अवेलेबल है सोल्ड होने के लिए, जो इस पीरियड में क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, और जो यहाँ पे जो बच गए यहाँ पे और वो यहाँ पे आ गए हैं गुड्स, तो ये भी जो है वो सेल हो सकते हैं। तो एक प्रोड्यूस वाले सेल हो सकते हैं, एक जो यहाँ पे ओपनिंग है, जो पिछले जो पीरियड में बच गए थे वो अब इस पीरियड में ओपनिंग बन गए हैं तो वो सेल हो सकते हैं। तो ओपनिंग और प्रोड्यूस जो है वो अवेलेबल फॉर सेल है। तो मेन चीज़ क्या है कि प्रोड्यूस और ओपनिंग, ये दोनों ही जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सेल के लिए। तो अब लिखिए क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला। सिंपल है बहुत।
समझ भी गए होंगे आप तो। लिखिए इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसने प्रोड्यूस करे, जो जिसने भी प्रोड्यूस करे हैं उनकी कॉस्ट, क्योंकि हम निकाल तो कॉस्ट रहे हैं ना गुड्स की, जितनी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होंगे उनकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, जिसने प्रोड्यूस है उनकी कॉस्ट, और जो ओपनिंग है उनकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। तो अगर यहाँ पे 1000 यूनिट्स 10,000 रुपए के हैं, अगर 1000 यूनिट्स 1000 यूनिट्स एक से 10,000 रुपए के हैं, और ओपनिंग में कितना है हमारे पास, ओपनिंग में हमारे पास 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं, कितने रुपए के, 1300 रुपए के, एग्जाम्पल ऐसे ही। तो अवेलेबल फॉर सेल कितने हो गए हमारे गुड्स की कॉस्ट, टोटल कितने यूनिट्स हमारे पास हैं, 1100 यूनिट्स हमारे पास सेल के लिए, और टोटल कितने रुपए के हो गए, 11,300 रुपए के। तो ये मेन चीज थी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अब चलते नीचे नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम पर। लिखिए नीचे, तो लिखिए 19 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ये तो हमने पढ़ लिया, लिखा ना अभी ऊपर हमने लिखा ना वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, लेकिन वो क्या थे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। लेकिन ये कौन से हैं, ये जर्नल, जो आमतौर पर होते ही हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले। तो ये वो हैं, अगर क्वेश्चन दे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड ही हैं तो उसमें जाएगा, लेकिन अगर कोई कुछ नहीं बोले, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोल दे, तो ये इस वाले में जाएगा, क्योंकि जनरली यही होते हैं। तो लिखिए पहले, लिखिए इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट related with journal administration, general administration of the organization। मतलब वही कि कौन सी कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो कि जर्नली ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं ना, मतलब ऑफिस, ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट जो है, आमतौर पर जो होती है कॉस्ट ऑफिस से रिलेटेड, वो सारी कॉस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होती हैं। अब इसमें क्या क्या कॉस्ट आती है, तो लिखिए उसके नीचे, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जो हम नीचे लिखेंगे आइटम्स, वो सारी चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जर्नल वाली में आमतौर पर जो होते हैं ऑफिस से रिलेटेड वो आते हैं। पहला लिखिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कॉमा ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर एक्सेट्रा। मतलब अगर डेप्रिसिएशन है किसका, ऑफिस बिल्डिंग का, ऑफिस फर्नीचर का, तो वो इसमें आएगा। दूसरा, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कॉमा ऑफिस फर्नीचर एक्सेट्रा। अगर कोई हमने इंश्योरेंस ले रखा है ऑफिस के बिल्डिंग का, ऑफिस के फर्नीचर का, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग
furniture of office, मतलब अगर कोई ऑफिस का, वही ऑफिस की बिल्डिंग का, ऑफिस के फर्नीचर का कोई रिपेयर्स कराया है, कोई मेंटेनेंस कराया है, तो वो खर्चा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सैलरी ऑफ, सैलरी ऑफ किसकी सैलरी आएगी यहाँ पे, लिखिए सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सी ए सी एस सी एम ए। उसके बाद डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, मतलब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सी एस सी एम ए, और अगर कोई डायरेक्टर की क्या है सैलरी, इनकी 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 इन तीनों की अगर कोई हमने सैलरी दी है, तो वो भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है। अगर हमने एम्प्लॉयज कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज, सी ए सी एस सी एम ए, डायरेक्टर को हमने सैलरी दी है, तो वो भी इसमें। उसके बाद लिखिए रेंट कॉमा रेट्स एंड टैक्सेस। अगर हमने कोई रेंट दिया है, अगर हमने टैक्स दिया है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऑफिस लाइटिंग, अगर कोई ऑफिस लाइटिंग के एक्सपेंस है, तो वो भी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद एक सेकेंड, ऑफिस लाइटिंग, उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक प्रिंटिंग कॉमा स्टेशनरी एक्सेट्रा। अगर कोई स्टेशनरी, मतलब कोई इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, तो वो भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऑडिट फीस, अगर हमने ऑडिट की फीस दी है, तो यहाँ पे आएगी। उसके बाद लीगल चार्जेस, कोई लीगल चार्जेस दिए हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। डायरेक्टर सेटिंग फीस, कोई हमने डायरेक्टर सेटिंग फीस दी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। एक्सपेंसेस एसोसिएटेड, लिखिए एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, यूज्ड बाय डायरेक्टर्स। एक सेकेंड, यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, मतलब उससे पहले लिखे कौन कौन से एक्सपेंसेस नीचे, इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस, फ्यूल, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस।
ये क्या कह रहा है, अगर कोई एक्सपेंस है जो कि रिलेटेड है व्हीकल से या व्हीकल से जो कि डायरेक्टर यूज कर रहा है, मतलब अगर कोई ऐसा व्हीकल है जिसको डायरेक्टर यूज कर रहा है और उससे रिलेटेड एक्सपेंस हो रहे हैं, मतलब अगर एक गाड़ी यूज कर रहा है, वो कार यूज कर रहा है तो कार का उसने इंश्योरेंस ले रखा हुआ डायरेक्टर ने। अगर कोई फ्यूल डलवा रहा है, वो उसका डेप्रिसिएशन है, उसको रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहा है उस व्हीकल का। और लेकिन यूज कौन कर रहा है, मेन पॉइंट क्या है, यूज उसको डायरेक्टर कर रहा है। तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे वो भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वाले में चले जाएंगे, जनरल वाले में। उसके बाद लास्ट लिखिए, लास्ट रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, मतलब अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग का रेंट भी है तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवर वाले हेड में आ जाएगा। तो ये जो थे, ये आइटम्स थे कि कौन कौन से आइटम्स जो है वो इस वाले में आएंगे। उसके बाद हमको एक नोट लिखना है, लिखिए नोट, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, if question provides administration overheads and doesn't state the nature, whether general, whether general or production, comma, always assume it to be general nature, always assume it to be जनरल नेचर। मतलब ये तो मैंने बता ही दिया था क्या, कि अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं ये कौन से नेचर के हैं, जनरल वाले हैं जो हम लिख रहे हैं अभी, या प्रोडक्शन वाले हैं जो हम लिख चुके हैं, तो हमको क्या एज्यूम करना है। अगर उसने दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिस, तो उसने कुछ नहीं बता रखा कि जनरल वाले हैं या प्रोडक्शन वाले हैं, तो हमको हमेशा 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 हमको एज्यूम करना है कि जनरल वाले ही हैं। अगर प्रोडक्शन वाले होते तो वो देता रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नहीं दे रखे तो ये जनरल वाले ही हैं। तो ये हो गया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट, कि इनमें जो है वो ये सारी आइटम्स आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट 20, मार्केटिंग ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड्स, लिखते हैं पहले ए पार्ट। इसमें दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सबसे पहले लिखिए सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, इट रिप्रेजेंट्स, लिखिए इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट related with sale of products, related with sale of products, मतलब सेलिंग ओवर्स का मतलब क्या है, इसका वो मतलब है ये कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड है। अगर हमने किसी को प्रोडक्ट को सेल करा और उससे रिलेटेड कोई कॉस्ट आई है हमारे पास, तो वो हो गया सेलिंग ओवरहेड्स। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है, लिखे नीचे, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग,
पहला सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट मतलब अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है और उसको हमने सैलरी या वेजेस दिया है तो वो सेलिंग ओवरहेड्स में आ जाएगी। सेल्स से रिलेटेड है ना, सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद रेंट ऑफ सेल्स, रेंट ऑफ सेल्स ऑफिस डिपार्टमेंट या सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग लिखना, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग मतलब अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग है सेल्स की, होती है ना, ऑफिस की बिल्डिंग होती है, सेल्स ऑफिस की बिल्डिंग होती है, तो अगर उनका कोई हमने रेंट दिया है तो वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग। अगर कोई सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, अगर कोई सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग। उसका हमने मेंटेनेंस रिपेयर करा है तो उसका जो कॉस्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट, हमने एडवर्टाइजमेंट कराई है तो वो सेल से रिलेटेड हो गया ना, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च, हमने कोई रिसर्च करा है, हमने मार्केट का रिसर्च करा है तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वेबसाइट्स फॉर ऑनलाइन सेल्स। अब हमारी वेबसाइट है किस लिए, सेल्स करने के लिए, ऑनलाइन सेल्स करने के लिए, तो उस वेबसाइट की मेंटेनेंस की कॉस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सैलरी पेड, सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, हमने सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर को सैलरी दी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, जो हमारा सेल्स स्टाफ है हम उसको क्या दिया है, परफॉर्मेंस बोनस दिया है, तो वो वाला भी कॉस्ट इसमें आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट लिखिए, इफ लिखिए इफ
if selling overhead is given on per unit basis, then multiply it with the number of units sold. Number of units sold, और ब्रैकेट में and not with units produced, ब्रैकेट क्लोज। इसको देना एक स्टार। ये क्या कह रहा है कि if selling overhead is given on per unit basis, अगर सेलिंग ओवरहेड्स दिया है कि 2 रुपए पर यूनिट है, 4 रुपए पर यूनिट है, ऐसे दिया है, देन मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो जितनी भी हमने यूनिट सोल्ड करी होंगी उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। सोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट की कॉस्ट जो होगी। लेकिन किससे नहीं करना, यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितने हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस करे, उसमें से बेचे से 50, तो 50 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से नहीं करना। तो ये गलती है, कभी कभार प्रोड्यूस से कर देते हैं, करना किससे, सोल्ड से। तो इसे हाईलाइट कर लेना। उसके बाद ये सेलिंग ओवरहेड्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बी पार्ट। एक सेकंड, उससे पहले, बी पार्ट से पहले हमने ऊपर पढ़ी थी ना कि पैकिंग कॉस्ट होती है प्राइमरी वाली। तो एक प्राइमरी होती है, तो प्राइमरी तो वहां चली गई। तो अब जो सेकेंडरी है वो इसी के नीचे आ जाएगी, मतलब सेलिंग ओवरहेड्स लिखेंगे हम, उसी के नीचे हम सेकेंडरी लिख लेंगे। तो सबसे पहले सेकेंडरी लिखेगा इसी के अंदर, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट वो प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी है। लिखिए पहले, इट इज द कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ पैकिंग which enable to store the product, transport the product, promote promote the product, and makes it available, and makes it and makes it available to customers। उसके बाद नीचे सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग ओवरहेड्स। लिख लीजिए,
तो सेकेंडरी पैकिंग क्या है वो तो बता ही दिया था, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। फिर भी इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ पैकिंग, ये उस पैकिंग की कॉस्ट है जो कि इनेबल करती है प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है, प्रमोट भी करती है। पैकेजिंग पे कुछ लिख देंगे तो हम पता चल जाएगा ना, प्रमोट करती है अपने आप। और मेक्स इट अवेलेबल टू कस्टमर्स, और कस्टमर को अवेलेबल करती है। उसके बाद क्या लिख रहा है, सेकेंडरी पैकेजिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग ओवरहेड्स। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मार्केटिंग ओवरहेड्स। तो सेकेंडरी पैकिंग किसका पार्ट होती है, मार्केटिंग ओवरहेड्स। अब बी पार्ट लिखिए, पहला पार्ट क्या था, सेलिंग ओवरहेड्स। अब बी पार्ट लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लिखिए बी पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसे आप हाईलाइट कर लेना। लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स, it represents the cost incurred in making the product available to customers। मतलब ये वो कॉस्ट है जो कि लगती है कि प्रोडक्ट मिल जाए कस्टमर्स को। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कस्टमर तक पहुंचाना है हमको। सिंपल आपको समझना है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है ना, तो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को पहुंचाना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मतलब वही है, कस्टमर को कैसे पहुंचाया जाए, उसकी जो कॉस्ट लगती है, अवेलेबल कराने की कॉस्ट जो लगती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसमें क्या क्या आता है, लिखिए, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इट इंक्लूड्स द, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। लिखिए पहला, सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज engaged in distribution of goods। मतलब मतलब उन एम्प्लॉयज की सैलरी या वेजेस जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी और वेजेस जो है वो यहाँ पे आएंगी। उसके बाद वेयर हाउसिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग चार्जेस। अब अगर कोई गोदाम है उसमें हमने जो है अपने सामान रख रखा है, कोई वेयर हाउस है उसमें अपना सामान रख रखा है, तो उसके चार्जेस जो है वो यहाँ पे आएंगे। क्योंकि गोदाम क्यों रखा जाता है, वेयर हाउस क्यों रखते हैं, ताकि कोई अगर कोई कस्टमर आए तो हम निकाल के उसको अपना सामान दे दें। तो यही तो लिखा है, प्रोडक्ट को अवेलेबल करने की जो कॉस्ट है वही तो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें ही आएगी ना। तो इसलिए वेयर हाउसिंग चार्जेस में आएगा। उसके बाद सैलरी ऑफ वेयर हाउस कीपर,
सैलरी ऑफ वेयर हाउस कीपर। अब कोई आदमी है या कोई जो भी पर्सन है, वो देखभाल करता है वेयर हाउस की, है ना, है ना, मतलब वेयर हाउस कीपर है, तो उसकी सैलरी जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद रेंट ऑफ वेयर हाउस, अगर कोई वेयर हाउस का रेंट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ वेयर हाउस, अगर डेप्रिसिएशन है वेयर हाउस का तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों वेयर हाउसेस चार्जेस हैं, तो ये इसी के अंदर है, ये चार्जेस इसी के अंदर है, ये अलग से पॉइंट नहीं है, ये इसी के अंदर है। वेयर हाउसेस चार्जेस जो है वो मेन हेड है, तो उसके अंदर क्या है, सैलरी ऑफ वेयर हाउस कीपर, रेंट ऑफ वेयर हाउस और डेप्रिसिएशन ऑफ वेयर हाउस। तो ये तीनों क्या है, वेयर हाउस एक्सपेंसेस या वेयर हाउसिंग चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स, हायर चार्जेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स। अब हमने वैन्स रख रखे हैं, फॉर एग्जांपल वैन है, वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके आती है, इधर से गुड्स को इधर पहुंचाती है वैन, तो वैन का हायर चार्जेस वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने वैन किराए पे ले रखी है तो उसका हायर चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल, तो अगर कोई वैन है, अगर कोई डिलीवरी वैन है, ब्रैकेट में लिख लीजिए डिलीवरी वैन, अगर कोई डिलीवरी वैन है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर उसका इंश्योरेंस ले रखा है तो उस इंश्योरेंस का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसका रिपेयर कराया, मेंटेनेंस कराया, तो उसका खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे आइटम्स थे जो कि हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाएंगे। कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं नीचे। सैलरी वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में एंगेज्ड है। वेयर हाउसिंग चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं, वेयर हाउसिंग चार्जेस, वेयर हाउस कीपर की सैलरी, वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस का डेप्रिसिएशन। और क्या आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल का हायर चार्जेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, और अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो उसका खर्चा भी जो है इसके अंदर आ जाएगा। अब ये सारे आइटम्स हो गए। उसके बाद एक बैड डेप्ट के ऊपर एक बात बतानी है, लिखे नीचे बैड डेट, इस लिखे स्पेशल नोट, स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, बैड डेट। अब बैड डेट को कोई तो कहता है कि इसको कॉस्ट शीट में ले लो, लेकिन कोई कोई कहता है कि इसे कॉस्ट शीट में लेना आना चाहिए। तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करें, लिखिए एज पर
वन थॉट bad debt should not be taken should not be taken in cost sheet, whereas लेकिन दूसरी तरफ other thought is of the view that it should be considered in the cost sheet. तो मेन मुद्दा क्या है कि बैड डेट को ले या ना ले। एक थॉट तो है कि बैड डेट को लेना चाहिए, लेकिन कोई कोई कहता है कि बैड डेट को नहीं लेना चाहिए, है ना। या एक वन थॉट क्या आता है कि बैड डेट को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अदर थॉट क्या आता है कि बैड डेट को कंसीडर करना चाहिए। अब हम क्या करें, तब हम क्या करें, लिखे नीचे फॉर एग्जाम पर्पस। अब हमें एग्जाम में क्या करना है, तो लिखिए फॉर एग्जाम पर्पस वी मे इंक्लूड और इग्नोर। हम एग्जाम में क्या करें, हम एग्जाम में इंक्लूड भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे लिखिए इन आइदर केस, किसी भी केस में, इन आइदर ऑफ द केसेस गिव सुटेबल नोट, गिव सुटेबल नोट, गिव सुटेबल नोट। तो अब हम एग्जाम में क्या करें, हम एग्जाम में क्या कर सकते हैं, हम उसे इंक्लूड भी कर सकते हैं बैड डेट को, हम इग्नोर भी कर सकते हैं बैड डेट को, लेकिन जो भी करेंगे हम उसका एक नोट देंगे पूरा। एक सेकेंड, हमारा जो है पूरा कॉस्ट शीट बन जाएगा। तो हम नीचे क्या देंगे, नोट। क्या कि अगर हमने इंक्लूड करा होगा तो हम कहेंगे हाँ हमने इंक्लूड करा है, और अगर नहीं करा होगा तो कहेंगे हाँ हमने इंक्लूड नहीं करा, हमने कॉस्ट शीट में से नहीं मारा। तो जो भी होगा आपको जो है नोट देना है नीचे। जब भी आपका जो आंसर खत्म हो जाए उसके नीचे नोट दे देना कि मैंने इंक्लूड करा है कि मैंने इग्नोर करा है। तो ये आपको एग्जाम के पर्पस में करना था। तो आज हमने क्या करा, आज हमने मार्केटिंग ओवरहेड्स तक अपना सारे आइटम्स का कॉन्सेप्ट लिख लिया और समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे जितने भी आइटम्स थे हम सारे आइटम्स को लिख के ख़त्म कर देंगे। मतलब जितने भी आइटम्स थे, सेल्स तक था, 24th आइटम तक था, हम सारे का कॉन्सेप्ट लिख लेंगे अगली क्लास में। मतलब पूरा का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या ख़त्म हो जाएगा, आइटम्स का ख़त्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जितने भी आइटम्स आते हैं कॉस्ट शीट में उन सभी का डिटेल्ड जो है कॉन्सेप्ट हम लिख के समझ चुके होंगे। उसके बाद हाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और हैं, लेकिन फिर भी मेजर पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा हमारा कि आइटम्स में क्या आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। तो जो अभी इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारे आइटम्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप इसे लर्न कर लेना, ये रिवाइज कर लेना, और नोट डाउन तो आप कर ही रहेंगे साथ साथ। तो चलिए ठीक है, राधे राधे।